गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है द कैलिफेट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कैलिफेट मतलब खिलाफत और उसके उद्देश्य। खिलाफत और उसके उद्देश्य क्या थे? देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद इन 632 AD नो वन रिमेन्ड देयर टू सक्सीड हिम एज प्रॉफिट। तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बचा जो पैगंबर बन सके। सो हिज ऑथोरिटी वाज ट्रांसफ़र टू उम्मा। तो जो उनकी सत्ता थी उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है उम्मा के हवाले। ठीक है, उम्मा एक जो संगठन था, उनके जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का जो समुदाय था, कम्युनिटी, वो उम्मा था। तो उस उम्मा के हाथों उनकी सत्ता को ट्रांसफ़र या हस्तांतरित कर दिया जाता है विद नो एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ सक्सेशन, जिसमें कोई सुस्थापित उत्तराधिकार का सिद्धांत नहीं था। Then began the process of innovation which led to the formation of the institution of caliphate, in which the leaders of the community means Amir al-Muminin became the deputy और खलीफा of the prophet। तो उसके बाद क्या हुआ? नए प्रयोग या नए नवाचार करने या नए इनोवेशन वगैरह करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक नई संस्था सामने आती है जिसका नाम होता है खिलाफत या कैलिफेट। तो खिलाफत नाम की एक नई संस्था का निर्माण होता है जब ये उम्मा के जो लोग थे उन्होंने नवाचार या नए नए जो अवसर थे वो पैदा किए। उसकी वजह से खिलाफत नाम की संस्था बनकर सामने आती है, जिसमें एक समुदाय का नेता होता था जिसको अमीर उल मोमिनीन कहते थे। बाद में वो अमीर उल मोमिनीन ही वह पैगंबर का प्रतिनिधि बन जाता है जिसको खलीफा नाम से जाना जाता है। देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैलिफेट। तो खिलाफत के दो मुख्य उद्देश्य थे। फर्स्ट वाज टू रिटेन द कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग उम्मा। पहला उद्देश्य ये था कि वह उन कबीलों पर नियंत्रण करना या नियंत्रण रखना जिनसे उम्मा का गठन हुआ था। मतलब जिन कबीलों से उम्मा का निर्माण हुआ है उन कबीलों पर अपना कंट्रोल रखना, अपना नियंत्रण बनाए रखना। सेकेंडली, टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि स्टेट के लिए, राज्य के लिए संसाधनों को बढ़ाना। नेक्स्ट, द फर्स्ट 4 कैलिफ्स। पहले 4 खलीफा कौन कौन थे? द फर्स्ट कैलिफ वाज अबू बकर। तो पहला जो खलीफा था वह अबू बकर था। ही सप्रेस्ड रिवोल्ट बाय ए सीरीज ऑफ कैंपेन। तो उसने कई अभियानों के द्वारा विद्रोहियों को या जो भी विद्रोह किए उनके खिलाफ उन्होंने बलपूर्वक दबा दिया, उन विद्रोहियों का दमन किया। द सेकेंड कैलिफ वाज उमर। उसी तरह दूसरा खलीफा जो था वह उमर था, उमर उसका नाम था। ही शेप्ड द उम्मास पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। और उसने उम्मा की विस्तारवादी नीति को शेप दिया या निश्चित आकार दिया। इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स उमर ब्रॉट सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब। तो उसने 3 सफलतापूर्वक अभियान किए जिनके द्वारा उसने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को अरबों के नियंत्रण में ले लिया। द थर्ड कैलिफ वाज उस्मान। तीसरा खलीफा उस्मान था या उस्मान भी बोल सकते हैं उसको। ही वाज आल्सो ए कुरैश बाय बर्थ। और वह जन्म से कुरैश ट्राइब का था या कुरैश कबीले का था, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद साहब भी कुरैश ट्राइब के थे।
He packed his administration with his own men and this led to the opposition in Iraq and Egypt. देखिए, उसने प्रशासन में अपने खुद के जो रिश्तेदार थे, अपने खुद के लोगों को प्रशासन में शामिल कर लिया और इस प्रकार उसने प्रशासन को अपने लोगों से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इराक और इजिप्ट में उसका विरोध होना शुरू हो गया। द फोर्थ कैलिफ वाज अली, और चौथा खलीफा अली था। इट वाज इन हिज टाइम दैट मुस्लिम्स ब्रोक इनटू शियास एंड सुन्नीस। ठीक है, चौथे खलीफे का नाम अली था और अली के समय में ही मुसलमान दो वर्गों में बट गए, शिया और सुन्नी में। अली एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट कुफा एंड डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय मुहम्मद्स वाइफ आयशा इन द बैटल ऑफ द कैमल इन 657। अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद साहब की पत्नी जिनका नाम था आयशा, उसको बैटल ऑफ कैमल मतलब ऊँट के लड़ाई में 17 जो कि 657 ईस्वी में लड़ी गई थी, उस लड़ाई में हरा देता है। मतलब मोहम्मद साहब की वाइफ आयशा को वो बैटल ऑफ कैमल में हरा देता है, जो कि 657 यानी 657 ईस्वी में लड़ा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरीज बाय द कैलिफ्स। अब खलीफाओं द्वारा जीते गए राज्यों का प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था, वो इस टॉपिक में हम जानेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्कर्ड टेरिटरीज बाय हेडेड बाय गवर्नर और अमीर्स एंड ट्राइबल चीफ्टेंस अशरफ। तो जीते गए क्षेत्रों या क्षेत्रों का जो प्रशासन चलाया जाता था वो अध्यक्ष के द्वारा, जो कि गवर्नर होता था, उसके द्वारा चलाया जाता था, या फिर कबीले के मुखियाओं के द्वारा, जिनको अशरफ कहा जाता था, उनके द्वारा चलाया जाता था। द सेंट्रल ट्रेजरी, जिसको बैत अल माल कहा जाता था, ऑब्टेन्ड इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस पेड बाय मुस्लिम्स एज वेल एज इट्स शेयर ऑफ बूटी फ्रॉम ट्रेड्स। अब जो केंद्रीय उनका राजकोष ये भंडार वगैरह होता था, जिसको बैत अल माल कहा जाता था, उसमें खजाना कहाँ से आता था? टैक्स के द्वारा। ठीक है, जो कि मुसलमान टैक्स चुकाते थे। इसके अलावा जो कभी वो लूट वगैरह या धावा बोलकर हम दूसरे लोगों पर हमला करके लूट का माल इकट्ठा करते थे, उसका शेयर भी उस केंद्रीय राजकोष में आता था, सेंट्रल ट्रेजरी में जमा होता था। द कैलिफ सोल्जर मोस्टली बेडुइन्स सेटल्ड इन कैंप सिटीज़ एट द एज ऑफ डेजर्ट सच एज कुफा एंड बसरा। अब जो खलीफा के जो सैनिक थे वो ज़्यादातर उनमें बेडुइन्स होते थे, है ना। बेडुइन आदिम जनजाति जो थी उसके सैनिक थे, खलीफा के जो ज़्यादातर सैनिक थे, और ये कहाँ रहते थे? कुफा में रहते थे। कुफा और बसरा जैसे शहर में रहते थे, जो कि डेजर्ट के पास में रहते थे, यानी जो रेगिस्तान है उसके किनारे जो कैंप शहर या शिविर शहर जो थे वहाँ जाकर सेटल हो गए थे। जैसे कि आज कुफा और बसरा जैसे डेजर्ट एरिया में स्थापित शहर है, वहाँ ये बस गए थे। सो दैट दे रिमेन्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड एट कैलिफ्स कमांड। इसीलिए वो अपने प्राकृतिक आवास स्थान में रहते हुए खलीफा के नियंत्रण में या खलीफा की कमान के नीचे वो बने रहे। द रूलिंग क्लास एंड सोल्जर्स रिसीव्ड शेयर फ्रॉम बूटी एंड मंथली पेमेंट, जिसको अता कहा जाता था। तो जो रूलिंग क्लास और सैनिक जो थे, मतलब शासक वर्ग और सैनिक, ये लूट में भी अपना हिस्सा प्राप्त करते थे, साथ ही उनको मासिक अदायगी या वेतन वगैरह भी मिलता था, जिसको अता कहा जाता था। द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रिटेन्ड देयर राइट्स ऑन प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस सच एज खराज एंड जजिया। तो जो नॉन मुस्लिम थे यानी गैर मुसलमान, जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, है ना, इस्लाम और ये ईसाई हो गए, तो ये जितने भी गैर मुस्लिम थे, गैर मुसलमान लोग थे, उनका अपनी संपत्ति पर अधिकार बना रहा। साथ ही वो अपने धार्मिक कार्यों को भी कर सकते थे। बदले में उनको
कुछ टैक्स देना पड़ता था, जैसे कि खराज और जजिया। तो उनसे ये मुस्लिम शासक खराज और जजिया नाम के कर लेते थे। उस कर के देने के बाद ये अपने प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार रख सकते थे, साथ ही अपने जो भी धार्मिक रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो कर सकते थे। Jews and Christians were declared as protected subjects of the state, जिसको धिम्मीस कहा जाता था। ठीक है, तो यहूदी, ज्यूज़ यानी यहूदी और ईसाई लोग जो थे वो इन राज्यों की, मुस्लिम राज्यों की या खलीफा के जो राज्य था उसकी संरक्षित प्रजा घोषित कर दी गई थी और इनको धिम्मी कहा जाता था। ठीक है, एंड वर गिवन ए मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ देयर कम्युनल अफेयर्स, और इनको खलीफा के शासन के अंतर्गत रहते हुए काफ़ी अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता मिली हुई थी, जिसके अंतर्गत वो अपने सामुदायिक कार्य को अपने हिसाब से कर सकते थे। उसमें वो मुस्लिम रूलर्स या खलीफा कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते थे। उनको केवल उनसे टैक्स के रूप में खराज और जजिया, जो कि टैक्स उनसे लिया जाता था, वो चुकाने के लिए कहा जाता था। बदले में वो उनकी रक्षा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक, द उमैयद्स एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय उमैयद्स इन पॉलिटिक्स एंड और एडमिनिस्ट्रेशन। तो उमैयद वंश की शुरुआत होती है इसमें, और उन्होंने अपने प्रशासन में रहते हुए राजनीति और प्रशासन में किस तरह के बदलाव किए वो इस प्रकार हैं। मुआविया वाज द फर्स्ट उमैयद कैलिफ। मुआविया जो था पहला उमैयद खलीफा था, उमैयद वंश का पहला खलीफा था मुआविया। ही हैड मेड हिमसेल्फ द कैलिफ आफ्टर द डेथ ऑफ अली इन 661 CE। जब 661 ईस्वी में अली की मृत्यु हो जाती है, जो कि चौथा खलीफा था, उसकी मृत्यु के बाद मुआविया खुद को खलीफा घोषित कर देता है। उमैयद्स वर ए प्रोस्परस क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब। उमैयद भी कुरैश जो कबीला था उसकी एक संपन्न या समृद्ध वंश कहलाता था, या वो बहुत संपन्न थे। द उमैयद्स implemented a series of political measures which first consolidated their leadership within उम्मा। ठीक है, तो उमैयद वंश के राजाओं ये खलीफाओं ने क्या किया, बहुत से राजनीतिक उपाय किए और उनको लागू किया, जिससे उनका नेतृत्व उम्मा में और ज़्यादा मजबूत हो गया। उम्मा क्या था, एक ही सिंगल कम्युनिटी जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का ग्रुप था, वो उम्मा था। ठीक है, हाँ। मुआविया द फर्स्ट उमैयद खलीफ मूव्ड हिज कैपिटल टू दमस्कस एंड अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। तो मुआविया जो कि पहला उमैयद खलीफा था, उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी राजधानी चेंज करके दमिश्क को अपनी राजधानी बनाई। दमिश्क जो आज सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी थी बनाई, दमिश्क को उसने अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। और उसने जो बाइजेंटीन साम्राज्य थी, जिसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटीन एम्पायर कहा जाने लगा, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बाइजेंटीन साम्राज्य की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी, उससे संबंधित जो राज दरबारी रस्में थी उनको अपनाया। ठीक है, कोर्ट से संबंधित या दरबार से संबंधित जो भी रीति रिवाज और रस्में थी उनको अपना लिया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हेरेडिटेरी सक्सेशन। इसके अलावा उसने वंशानुगत उत्तराधिकार की भी शुरुआत कर दी। वंशानुगत मतलब पहले वो राजा होगा या वो खलीफा होगा, उसके बाद उसका बेटा खलीफा होगा, फिर उसके बेटे का बेटा खलीफा होगा। इस तरह से ही वो हेरेडिटेरी या वंशानुगत उत्तराधिकार की उसने शुरुआत कर दी। एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट हिज सन्स एज हिज हेयर। और उसने जो लीडिंग मुस्लिम थे या जो बहुत प्रभावशाली जिनका दबदबा था उसमें उम्मा में, उन मुख्य मुसलमानों को राजी कर लिया कि वो उसके पुत्र को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार कर ले। ठीक है,
तो उन्होंने जो मुख्य मुसलमान थे या जो पावरफुल मुसलमान थे उम्मा के, उनको राज़ी कर लिया अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ठीक है। अल्दो देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि प्रशासन में क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेशन ईसाई सलाहकार भी थे। इसके अलावा जोरास्ट्रियन ब्यूरोक्रेसी भी थे, जो पारसी अधिकारी वो थे, और लिपिक स्क्राइब और लेखक वगैरह, लिपिक या लेखक जो स्क्राइब जिसको बोलते हैं। ठीक है। इट वाज इस्लाम दैट प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी टू देयर रूल, लेकिन उनके शासन को यानी उमैयद वंश के शासन को केवल इस्लाम ने वैधता प्रदान की। ठीक है। हालांकि उसमें ईसाई भी थे, पारसी भी थे, लेकिन उमैयद वंश के शासन को वैधता प्रदान की इस्लाम ने। इन द उमैयद स्टेट द इम्पीरियल पावर वाज नॉट बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम बट ऑन स्टेट क्राफ्ट। अब उमैयद राज्य में जो शाही शक्ति थी वह सीधे इस्लाम पर आधारित ना होकर शासन कला पर, स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला पर, शासन चलाने की या शासन करने की कला पर निर्भर था या उस पर आधारित था। दे अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सप्रेस्ड रिबेलियंस इन द नेम ऑफ इस्लाम। उसने सभी मुसलमानों से एकता के लिए अनुरोध किया। ठीक है। मतलब उमैयद वंश के रूलर्स अनुरोध करते थे और जो विद्रोह करता था उनको इस्लाम के नाम पर उनको दबा दिया जाता था और उस विद्रोह को कुचल दिया जाता था। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्द अल मलिक द फिफ्थ उमैयद कैलिफ फ्रॉम 685 टू 705 CE। ठीक है। तो अब अब्द अल मलिक जो कि पांचवा उमैयद खलीफा था, उसके योगदान के बारे में बात करते हैं, जिसका शासनकाल था 685 से लेकर 705 ईस्वी तक। ठीक है। इट वॉज इन हिज टाइम दैट अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटी वाज एम्फसाइज्ड। तो जो पांचवा उमैयद खलीफा था अब्द अल मलिक, उसके समय में अरब और इस्लाम पहचानों पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा था। ठीक है। उसके शासनकाल में अरब और इस्लामी जो परंपराएं थी या पहचान जो थी उस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। फिर अरेबिक वाज अडॉप्टेड एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया जाने लगा। साथ ही इस्लामी सिक्कों को भी जारी किया गया। ही बिल्ट द डोम ऑफ रॉक एट जेरूसलम विच इज़ एन अरब इस्लामिक आइडेंटिटी। उसने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक एक बिल्डिंग थी जिसको बनाया था, जो कि अरब इस्लामी पहचान थी। जिस तरीके से उसने डोम ऑफ रॉक नामक की जो बिल्डिंग बनवाई थी, उस बिल्डिंग से अरब और इस्लामी पहचान की झलक साफ दिखाई देती थी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक एंड अदर कॉइन्स दैट वर सर्कुलेटिंग इन द कैलिफेट। अब इस्लामी और दूसरे जो सिक्के उस समय खिलाफत में चलन में थे, जो सिक्के उस समय चल रहे थे, उनमें अंतर क्या था देखिए। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कॉइन्स द गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम वर इन सर्कुलेशन ऑन इन द कैलिफेट विच वर द कॉपीज ऑफ बाइजेंटीन एंड ईरानियन कॉइन्स। ठीक है। जिसको दिनारियस और द्राखम जो ईरानियन कॉइन थे उनको बोला गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामी कॉइन जो थे उनकी शुरुआत से पहले खिलाफत में सोने का दिनार और चांदी की दिरहम चलन में थे। ठीक है। जब इस्लामी परंपरा के जो सिक्के थे वो नहीं ढाले गए, उससे पहले खिलाफत में सोने का दिनार और चांदी की दिरहम चलन में थे। ठीक है। जो कि एक तरह से नकल थे, कॉपी थे, यानी नकल थे किसके? बाइजेंटीन जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसके, और ईरानी सिक्कों के। ईरान के जो सिक्के थे और
पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटीन एम्पायर के जो सिक्के थे उनकी पूरी तरह से नकल थे। ठीक है, जो कि देनारियस और द्राखम जो सिक्के थे उनकी वो नकल थे। दे हैड सिम्बल्स ऑफ क्रॉसेस एंड फायर अल्टर्स। अब जो सिक्के उस समय चलन में थे उन पर कुछ निशान या प्रतीक या चिन्ह थे, किसके? क्रॉस के, क्रॉस यानी सलीब के, एंड फायर अल्टर्स अग्निवेदिया। ठीक है, एंड ग्रीक एंड पल्लवी लैंग्वेजेस ऑफ ईरान इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, और उन सिक्कों पर यूनानी और पल्लवी भाषाओं में, पल्लवी जो कि ईरान की भाषा है, कुछ लेख अंकित थे। उन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ होता था ग्रीक भाषा में और पल्लवी भाषा में। अब्दुल मलिक एंड हिज सक्सेसर्स रिमूव्ड दीज सिम्बल्स एंड इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स विद अरेबिक इंस्क्रिप्शंस। फिर क्या किया अब्दुल मलिक ने और उसके बाद आने वाले उत्तराधिकारियों ने क्या किया, ये जो सिंबल्स थे ग्रीक और पल्लवी भाषा में या फिर क्रॉसेस और फायर अल्टर्स के जो सिंबल्स थे उन सारे सिंबल्स को हटा दिया और फिर अरबी भाषा में लिखे हुए सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया। उसका शुरुआत अब्दुल मलिक और उनके उत्तराधिकारियों ने किया। नेक्स्ट टॉपिक, द अब्बासिद रिवॉल्यूशन, अब्बासी क्रांति। अब नया वंश आ जाता है, उमैयद वंश खत्म हो जाता है और अब्बासी वंश आ जाता है। द उमैयद्स वर रिप्लेस्ड बाय ए मूवमेंट कॉल्ड दवा लेड बाय अब्बासिद्स, अनदर फैमिली और मक्का ओरिजिन इन 750। तो उमैयद वंश का अंत हो जाता है और उनका अंत किया जाता है अब्बासियों के द्वारा, जो कि एक आंदोलन जिसका नाम था दवा। ठीक है, उसके द्वारा उमैयद वंश खत्म हो जाता है और अब्बासी वंश की शुरुआत होती है। जो कि अब्बासी कौन थे? मक्का मूल के निवासी ही थे, जो कि एक अन्य फैमिली थी, अन्य परिवार था मक्का मूल के लोगों का। ठीक है, तो 750 ईस्वी में अब्बासी वंश के खलीफा बनने शुरू हो जाते हैं। द उमैयद रिजाइम वाज पोर्ट्रेड एज इविल बाय अब्बासिद। अब्बासी वंश के लोगों ने उमैयद शासन को बहुत क्रूर और दुष्ट की संज्ञा दी कि उमैयद वंश का शासन बिल्कुल खराब है। ठीक है, दे प्रोमिस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल इस्लाम ऑफ प्रोफेट, और उन्होंने यह वादा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम को पुनर्स्थापित करेंगे या उसको बहाल करेंगे। देयर आर्मी वाज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव, और उनकी आर्मी का या उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी दास के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था अबू मुस्लिम, हु डिफीटेड द लास्ट उमैयद कैलिफ मरवान इन ए बैटल एट द रिवर ज़ब। तो उनकी आर्मी या उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी दास जिसका नाम अबू मुस्लिम था उसने किया था। अबू मुस्लिम ने अंतिम उमैयद खलीफा जिसका नाम मारवान था उसे जब नदी के किनारे हुई लड़ाई में हराया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी बचे हुए पार्ट्स, बचा हुआ हिस्सा हम पार्ट 3, 4 एंड 5 में कवर करेंगे। धन्यवाद।